हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम क्लास 10th चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया ये पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करें। चलिए जैसा कि आप देख चुके हैं, यूरोप में मॉडर्न नेशनलिज्म के साथ ही नेशन स्टेट्स का भी फॉर्मेशन हुआ। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। वो कौन है, उनकी पहचान क्या है, ये सोच बदलने लगी थी। उनमें अपने देश के लिए लगाव पैदा होने लगा था। नए सिंबल्स और नए आइकॉन ने, नए सॉन्ग्स और नए आइडियाज ने लिंक्स बनाई और कम्युनिटी की बाउंड्रीज को रीडिफाइन कर दिया। ज्यादातर देशों में इस नई नेशनल आइडेंटिटी का निर्माण एक लॉन्ग प्रोसेस में हुआ था। आइए देखें कि हमारे देश में ये कॉन्शियसनेस यानी कि ये जागृति, ये चेतना किस तरह से पैदा हुई। तो वियतनाम और दूसरी कॉलोनीज की तरह इंडिया में भी मॉडर्न नेशनलिज्म की परिघटना एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ हुई थी। कॉलोनियलिज्म के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता, यूनिटी को पहचानने लगे थे। ऑप्रेस्ड होने पर लोगों को एक दूसरे से बांध दिया था, लेकिन हर क्लास और ग्रुप पर कॉलोनियलिज्म का असर एक जैसा बिल्कुल नहीं था। उनके एक्सपीरियंस भी अलग थे और उनके लिए फ्रीडम का मतलब भी अलग अलग था। महात्मा गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस ने इन ग्रुप्स को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। लेकिन इस यूनिटी यानी कि एकता में कन्फ्लिक्ट यानी कि टकराव के बिना कुछ अधूरा नहीं था। यानी कन्फ्लिक्ट भी उस टाइम पे हुए थे। पहले की एक और टेक्स्ट बुक में भी आपने नेशनलिज्म इन इंडिया के ग्रोथ को पढ़ा हुआ है। वहां आपने 20th सेंचुरी के पहले दशक की कहानी पढ़ी थी, वहां तक की। इस चैप्टर में हम 1920 के टाइम से आगे पढ़ेंगे और नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए किस तरह की कोशिशें की गई, इस मूवमेंट में अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने किस तरह हिस्सा लिया और किस तरह नेशनलिज्म ने लोगों की इमेजिनेशन को नई उड़ान दे दी। तो फिगर 1 में आप देख सकते हैं 6 अप्रैल 1919 नेशनल मूवमेंट के दौरान सड़कों पर इसी तरह के बड़े बड़े जुलूस निकलना एक आम बात हो गई थी। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। 1990 से बाद के सालों में इस टाइम में हम देखते हैं कि नेशनल मूवमेंट नए इलाकों तक फैल गया था। उसमें नए सोशल ग्रुप्स शामिल हो गए थे और संघर्ष का उसकी नई पद्धति यानी कि नई नई नीतियां सामने आ रही थी। इन डेवलपमेंट्स को हम कैसे समझेंगे, क्या परिणाम आए, ये सब देखते हैं। सबसे पहली बात यह कि वर्ल्ड वॉर ने एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन पैदा कर दी थी। इसके कारण डिफेंस एक्सपेंडिचर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, यानी कि डिफेंस में खर्चा ज़्यादा हो रहा था। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और टैक्स में भी बढ़ोतरी की गई। कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। युद्ध के दौरान प्राइजेस तेजी से बढ़ रही थी। 1930 से लेकर 1980 के बीच प्राइजेस तकरीबन 2 गुना हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। गांवों में सिपाहियों को जबरदस्ती भर्ती किया गया था, जिसके कारण रूरल एरियाज में बहुत गुस्सा था। 1918 और 1921 में देश के बहुत सारे हिस्सों में क्रॉप्स यानी कि फसल खराब हो गई, जिनके कारण एक्यूट फूड शॉर्टेज पैदा हो गई थी। उसी टाइम फ्लू की एपिडेमिक यानी कि महामारी बीमारी फैल गई। 1921 की सेंसस यानी कि जनगणना पॉपुलेशन के मुताबिक फेमेन और एपिडेमिक के कारण
12 से 13 मिलियन लोग मारे गए थे। न्यू वर्ड्स देखते हैं, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। इस प्रोसेस में अंग्रेज भारत के लोगों को जबरदस्ती आर्मी में भर्ती कर लेते थे। लोगों को उम्मीद थी कि वॉर खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसी टाइम एक नया लीडर सामने आया और उसने स्ट्रगल का एक नया मोड़, एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया।